हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। स्वागत है आपका काफ़ी दिनों बाद में। हमारे जो संविधान की सीरीज चल रही थी, यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल याद करने की, उसमें से तो संविधान की हमारे सीरीज चल रही थी, उसमें से हमने अनुच्छेद 1 से लगाकर 88 तक पढ़ लिया था। और उसके बाद हमारे आज हम लेंगे 89 से आगे, यानी कि 89, 90, 89, 90, 91, 92 तक 4 अनुच्छेद लेंगे। इसके पीछे क्या कारण है वो बताऊंगा मैं। थोड़ा सा हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पीछे क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने भाग 1 देखा था, यूनिट 1, और उसके अंदर हमने देखा था संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और अनुच्छेद थे उसमें 1 से लगाकर 4 तक, पहला। भाग 2 में हमने देखा था नागरिकता, सिटीजनशिप, और अनुच्छेद थे 5 से लगाकर 11 तक। फिर हमने देखा था भाग 3, और भाग 3 था मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और अनुच्छेद थे 12 से लगाकर 35 तक। फिर भाग 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद थे 36 से लेकर 51 तक, भाग 4। फिर भाग 4 क, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क या 51 ए, एक ही अनुच्छेद था, यहां तक देखा। उसके बाद हमने भाग 5 संघ, यूनियन लिया था, और उसके अंदर भी हमने 3 भागों में बांटा था। ये इतना पढ़ लिया है हमने। तो संविधान के अंदर हमने भाग 5 देख रहे हैं हम अभी। हमारा जो चल रहा है वो भाग 5, जिसका नाम है संघ। अनुच्छेद है इसमें 52 से लगाकर 151 तक, ठीक है। इस भाग 5 यानी कि संघ को भी हमने 3 भागों में बांटा। 5 मतलब कुल इसके 5 भाग किए थे हमने। मुख्य रूप से जो सरकार के 3 अंग है वो भी आते हैं इसमें। एक तो हमने बांटा था इसको कार्यपालिका में, फिर हमने बांटा था इसको संसद या विधायिका, तीसरा हमने इसको बांटा था राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। फिर था न्यायपालिका, यानी कि उच्चतम न्यायालय, यहां इसके कहते हैं उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और अंत में जो 5वां भाग है वो मैं यहां लिखता हूं, सीएजी था हमारा, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो भाग 5 को संघ 52 से 151 है। ये जो 52 से 151 अनुच्छेद है ये इन 5 में समाहित है। कैसे? जो कार्यपालिका है उसके लिए अनुच्छेद थे 52 से लगाकर 78 तक। संसद या विधायिका के लिए अनुच्छेद थे 79 से लगाकर 122 तक। राष्ट्रपति की विधायी सत्ता केवल एक ही अनुच्छेद में 123। उच्चतम न्यायालय 124 से 147, और सीएजी 148 से लगाकर 151 तक, ठीक है। ये हमने देखा था। इसके कार्यपालिका के अंदर भी हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, यहां तक देखा था। विधायिका यानी कार्यपालिका का पूरा हो गया सरकार का अंग। अब विधायिका आती है, कानून बना, क्रियान्वयन कानून का और कानून बनाने वाली। तो कानून बनाने वाली संस्था है संसद या विधायिका, और इसके अंदर संसद के 2 सदन आते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, और राष्ट्रपति आते हैं, जो कि हमने कार्यपालिका में ले लिया है। वही बात है, राष्ट्रपति कार्यपालिका और विधायिका दोनों में आता है। तो अब हमारा चल रहा है ये संसद या विधायिका, और इसके अंदर भी हमने इसको याद करने के लिए हमने एक सूत्र, फॉर्मूला बताया था कि इसको याद करने का 10, 10, 2, 4, 2, 5, 6, 5, इस प्रकार मैंने कहा आप याद करिए, क्योंकि ये अनुच्छेद है ये 79 से लगाकर 122 तक है। इसके अंदर में हमने जो पहले थे 10 ये पढ़ दिए थे, जिसको हमने नाम दिया था साधारण या परिभाषा, साधारण या परिभाषा, ये पढ़ लिया था, जो कि था 79 से लगाकर 88 तक।
ठीक है। अब अगले 10 लेने हैं ये, और इसमें है संसद के अधिकारी। संसद के अधिकारी, तो ये 10 आएंगे। कौन से? ये 10, ये 10 आएंगे संसद के अधिकारी में। अब ये 10 याद करने के लिए भी आप इसको 3 टुकड़ों में बांट दीजिए कि ये जो 10 अनुच्छेद है, 10 10 दूसरा 10, पहले 10 में तो हो गया, परिभाषाएं थी, साधारण थी, उसमें अनुच्छेद 88 तक पढ़ लिया था हमने। अनुच्छेद 88 क्या कहता है? संसद में मंत्रियों व महान्यायवादियों के अधिकार, इसकी बात करता है। तो अनुच्छेद 88 हो गया। फिर संसद के अधिकारी, ये आता है 10। इसको हमने 3 भागों में है नहीं, ऐसे याद करने की दृष्टि से बांटा है। एक तो आप इसको बांट दीजिए राज्यसभा में सबसे पहले, फिर बांट लीजिए लोकसभा में, और तीसरा आप कुछ भी लिख लीजिए, अन्य शर्तें या अन्य कर लीजिए। तो 79 से लगाकर 88 तक यहां हो गया। फिर ऐसा करना आप 89 यानी 89, 90, 91 और 92, ये 4 अनुच्छेद तो इसके रिलेटेड है राज्यसभा से। और फिर 93, 94, 95 और 96, ये 4 अनुच्छेद रिलेटेड है लोकसभा से। और बाकी 2 बच जाएंगे 97 और 98, जो कि अन्य है, इसमें कोई शर्तें दी हुई है, अन्य कुछ बातें लिखी हुई शक्तियों के बारे में। तो राज्यसभा, इसलिए आज हम ये 4 लेंगे, 89, 90, 91, 92, यानी कि 4 लेंगे। वैसे हम 5 लेते थे, अभी 4 लेंगे क्योंकि फिर लोकसभा वाला कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये अच्छी तरह से याद रह जाएगा कि संसद के अधिकारी, राज्यसभा पहले 4, फिर उसके बाद में 4 आते हैं 89, 90, 91, 92, ये 4 हो गए राज्यसभा के। फिर 93, 94, 95 और 96 लोकसभा के। 97 और 98 अन्य के बारे में प्रबंध है, इन दोनों के बारे में प्रबंध है इसमें। फिर 98 के बाद में तो आएंगे, तो ये 10 हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आता है 2 4 2 5, ये फॉर्मूला वापस। तो अभी हम पढ़ेंगे संसद के अधिकारी, ठीक है, अनुच्छेद 79 से 22 के बीच में 90, 91, 89 के अनुच्छेद। संघ 52 से 151, अनुच्छेद है हमारा 89। अनुच्छेद 89 है अनुच्छेद 89 राज्यसभा में सभापति, राज्यसभा में सभापति व उपसभापति की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा में सभापति व उपसभापति की बात करता है, और ये कहता है कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी वही राज्यसभा का सभापति होता है, जो कि वास्तव में उपराष्ट्रपति होता है। साथ साथ में दूसरी बात ये लिखी हुई कि हमने देखा था कि अनुच्छेद 55 में है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो जब ऐसा हो कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो वो सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, और ऐसे में फिर होता है उपसभापति, सभापति के कार्य करने के लिए। और साथ साथ इसमें राज्यसभा के सभापति के बाद में उपसभापति के बारे में भी दिया हुआ है, और कहा हुआ है कि राज्यसभा में उपसभापति अपने में से किसी को चुनेंगे, और वो जब सभापति का उपसभापति का पद रिक्त होगा, उपसभापति का, सभापति का नहीं, उपसभापति का, जब उपसभापति का पद रिक्त होगा, तब वो अन्य किसी व्यक्ति को उपसभापति चुनेंगे। कौन? राज्यसभा के सदस्य। तो ये 2 बातें लिखी हुई है। पहली बात कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी जो कि उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और वो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो ऐसे में वो सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो उस समय ऐसे में जो उपसभापति होगा वो सभापति का कार्य करेगा,
उस समय उसको सारी शक्तियां वो सभापति की प्राप्त होगी। और साथ में ये लिखा हुआ दूसरा बात कि उपसभापति का पद रिक्त हो जाने पर जल्द से जल्द दूसरा नया उपसभापति चुनेंगे। कौन? राज्यसभा। तो ये कहता है 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में प्रबंध करता है। फिर आता है अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 90 कहता है कि उपसभापति का पद रिक्त होना तो क्या होगा? तो उपसभापति का पद रिक्त हो जाने पर पहले तो रिक्त कैसे होगा कि या तो उसको हटाया जा सकता है या फिर वो खुद त्याग पत्र दे सकता है। किसको देगा? वो उपसभापति सभापति को तक त्याग पत्र देगा। या फिर यदि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो सीधी सी बात है, राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है, जो उपसभापति होता है वो उन राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति होता है। तो जब वो राज्यसभा का सदस्य ही नहीं रहेगा तो वो उपसभापति नहीं होगा। और या फिर वो खुद त्याग पत्र दे दे, किसको? सभापति को, या पर उसको हटाया जाता है, तो ऐसे में वो उसका पद रिक्त माना जाएगा। किसका? उपसभापति का। तो ऐसे फिर उसके बाद अन्य व्यक्ति को, किसी को उपसभापति नियुक्त किया जाएगा। और उपसभापति को अगर हटाना है तो वो कैसे हटाया जाएगा कि राज्यसभा में उपस्थित तत्काल जो उपस्थित व्यक्ति है उनके द्वारा बहुमत से उसको हटाया जा सकता है। ये कहता है अनुच्छेद 90। फिर आता है अनुच्छेद 91। अनुच्छेद 91 उपसभापति की सभापति के रूप में, उपसभापति की या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो उपसभापति के रूप में कार्य करता है, उपसभापति की सभापति की रूप में शक्तियां, यानी कि उपसभापति अगर सभापति का कार्य करेगा, सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा तो उसकी क्या शक्तियां होगी, इसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 91। और ये कहता है कि उपसभापति जब सभापति के रूप में कार्य करेगा तो इसके पास भी वही शक्तियां होगी जो एक सभापति के पास में होती है। उसको वेतन भत्ते वगैरह वो सब भी सभापति के जैसे मिलेंगे। साथ साथ ये आप मान के चलिए कि जो उपसभापति होता है वो उस सभापति के अधीनस्थ कभी नहीं होता है, मतलब उससे नीचे नहीं होता है, वो उसके बराबर होता है। हाँ, वो बात अलग है, जब सभापति हो तो वो पीठासीन नहीं होता है, मतलब पद पर वहां पीठ पर नहीं बैठता है। लेकिन उपसभापति सभापति के बराबर है, न कि उपसभापति सभापति से नीचे है। तो इसलिए उसके पास वो सारी शक्तियां हैं जो एक सभापति के पास होती है। ठीक है, इसके बारे में प्रावधान करता है अनुच्छेद 91। फिर आता है अनुच्छेद 92। और अनुच्छेद 92 कहता है कि जब सभापति या फिर उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो उस समय सभापति या फिर उपसभापति पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, इसको समझना कि संसद के अंदर, संसद मतलब राज्यसभा के अंदर जब उपसभापति या फिर सभापति को हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो, उस पर बहस हो रही हो, उस समय उपसभापति या फिर सभापति कोई भी पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। मतलब संसद ने आपने देखा होगा राज्यसभा को, उसके ऊपर जो जैसे अभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है तो वो जहां आगे बैठ रहे थे सबसे आगे, और बाकी सब राज्यसभा के सदस्य बैठ रहे थे बेंचों पे। तो अगर सभापति या उपसभापति को हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तो ऐसे में वहां पर उस सीट पर उपसभापति या फिर सभापति नहीं बैठेंगे, उसकी जगह कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति उस सीट पे बैठेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि उपसभापति या सभापति उस सदन में मौजूद नहीं रहेंगे, वो रह सकते हैं मौजूद, लेकिन वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। वो बोल भी सकते हैं कुछ भी, पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे।
तो ये कहता है अनुच्छेद 89 राज्यसभा में सभापति और उपसभापति की बात करता है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त हो जाए तो क्या किया जाता है। और फिर अनुच्छेद 91 उपसभापति की सभापति के रूप में शक्तियां। अनुच्छेद 92 जो कहता है राज्यसभा जब सभापति या उपसभापति को हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तो ऐसे में वो जो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, ये बात करता है अनुच्छेद 92। तो 4 अनुच्छेद 89, 90, 91 और 92 ये राज्यसभा के बारे में बात करता है। और उसके बाद आता है लोकसभा जो कहता है 93 से लगाकर 96 तक, 93 टू 96 ये लोकसभा की बात करता है। और लोकसभा के अधिकारी यानी कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बात करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट क्लास लोकसभा के बारे में ऐसे करते हैं हम पूरे करेंगे। बीच में लॉकडाउन के कारण बिजी मतलब घर पर होने के कारण बोर्ड की व्यवस्था नहीं थी, तो अभी वापस आए हैं तो अभी क्लास शुरू करेंगे आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। शेयर करना पसंद आए तो।